वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम एज रिवीजन के तौर पे लेक्चर के रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर जैसे इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी एटसेट्रा, फिर सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार, और स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए एक एक करके इन सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने यही होता है कि कंप्यूटर क्या होता है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है दिए गए निर्देशों के अनुसार। A computer system accept data as input, process it according to given instructions, store in memory and produce result as an output। यानी कंप्यूटर वो मशीन है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती है, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसको प्रोसेस करती है, उसको स्टोर करके रखता है और फाइनली आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्रदान करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, डेटा है वो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी डेटा। डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। इंफॉर्मेशन है वो डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो आप लोगों का इंफॉर्मेशन होता है। डेटा में बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, बट इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज मीनिंगफुल टू इट्स यूजर। तो डेटा है वो मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी होता है, लेकिन उसको प्रोसेस करके जब उसकी इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है तो वो अपने यूजर के लिए हमेशा यूजफुल होती है, मीनिंगफुल होती है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इनपुट दिया जाता है दैट इज डेटा, और कंप्यूटर सिस्टम से जो आउटपुट प्राप्त किया जाता है वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। फिर उसके बाद ये फंक्शनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखिए। तो इसमें इनपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसर जिसको आप सीपीयू भी कहते हैं, मेमोरी, बैकिंग स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट। तो इसमें देखिए इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा इनपुट किया जाता है जो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को दिया जाता है। प्रोसेसर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसको प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस मेमोरी की सहायता से होता है, बिना मेमोरी के प्रोसेस संभव नहीं है। ठीक है, ये मेन मेमोरी है, ये आपकी रैम होती है। ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद डेटा है वो सेकेंडरी डिवाइस के अंदर बैकिंग स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट है वो आपको आउटपुट डिवाइस के ऊपर नजर आता है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। इस ब्लॉक डायग्राम के आधार पे हमारे सामने जो इसके मेन पार्ट आते हैं वो इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आते हैं, जिनका हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट वो होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट दिया जाता है। यूजर से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट लेके उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल के अंदर कन्वर्ट करके उसको सीपीयू को दिया जाता है, जिसके लिए विभिन्न इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ये देखिए चित्र के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं
कीबोर्ड, माउस, ट्रैकर बॉल, माइक, कैमरा, डिजिटाइजर, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। अगला आपका है सीपीयू। सीपीयू ये माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के लगभग सारे काम करता है, सारी प्रोसेसिंग इसी के अंदर होती है, सेंट्रल पार्ट है। इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो ये तीनों पार्ट जो हैं वो आप लोगों के इसके अंदर हम बारी बारी से इसका चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट का प्रयोग है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और आपके जो रिलेशनल ऑपरेशंस है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे कार्य एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। इसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग और जितने भी कंपैरिजंस हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम है सभी कंप्यूटर्स के जो आपके फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है और मतलब विभिन्न डिवाइसेस को ये गाइडलाइन प्रदान करता है किसको क्या करना है। तो ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट को दी गई है। अगला है रजिस्टर्स। एएलयू जो काम करता है उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है। अगला पार्ट है इसका आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर जो रिजल्ट प्रोसेस करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइस हमें दिखाता है। आउटपुट डिवाइसेस के रूप में आपका मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है। ये डायग्राम चित्र देखिए, इसके अंदर आपको देख रहे हैं जैसे हेडफोन है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ये सारी के सारी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अगला हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी ये आप लोगों की कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसको रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेमोरी आमतौर पे 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जितने भी प्रोसेसिंग से संबंधित काम होते हैं, जितने भी हम काम करते हैं वो सारे मेमोरी में प्रोसेस होते हैं। बिना मेमोरी के कोई भी काम ना कंप्यूटर और प्रोसेसर के लिए संभव नहीं है। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका प्रयोग डेटा स्टोरेज के किया जाता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और इसमें डेटा प्योरली टेम्परेरी बेसिस के ऊपर स्टोर होता है। जैसे ही पावर ऑफ होता है इसका डेटा भी लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद आपका रोम है, तो इसको रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी है, ये कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है। इसके अंदर एक बार डेटा जो लिख दिया जाता है उसको हम मिटा नहीं सकते, ये स्पेशल प्रोसेस के द्वारा ही मिटाया जाता है। तो इसमें मेन पार्ट प्राइमरी मेमोरी में रोम का ही है, रैम का ही है। रोम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है जो केवल स्टार्टअप के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अगला है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। परमानेंटली इन द सेंस जब तक हम चाहें तब तक वो डेटा इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और जब चाहें तब उसको हम हटा सकते हैं, यानी पावर ऑफ होने के बाद भी इसके अंदर डेटा बना रहता है। अब इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर डायग्राम देखिए, इसके अंदर ये आप लोगों का मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, सीडी रोम है, ये आपका हार्ड डिस्क है, छोटा एसडी कार्ड है, ये सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अगला हमारा यूनिट है, जैसे आप कोई भी चीज स्टोर
करते हो, यूज करते हो, तो उसको मेजरमेंट के लिए एक इकाई बनी होती है हमारे पास, एक मेजरमेंट यूनिट बना होता है। उसी तरह से मेमोरी को मापने के लिए भी हमारे पास यूनिट है, जिसको हम सबसे छोटी यूनिट को बिट कहते हैं। इसमें दो ही डिजिट होती है, 0 और 1। उसके बाद उससे बड़ी यूनिट होती है हमारी बाइट, जिसमें 8 बिट होती है। उससे बड़ी हमारे पास किलोबाइट होती है, जिसमें 1024 बाइट होती है। फिर उसके बाद मेगाबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट, फिर उसके बाद टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, अब तक जितनी इन्वेंट हुई है ये आपके सामने है। बाकी इसके अंदर डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे जैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये बाइट्स भी बढ़ती जाएगी। वर्तमान के अंदर 1 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसको आप लगभग 3500 रुपए के या 4000 के आसपास मार्केट से प्राप्त कर सकते हो। अगला हमारा एक टर्म इसमें चलता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। अब ये चित्र के अंदर आप देखिए, जितने भी पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो मदरबोर्ड हो, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, हार्डवेयर का पार्ट हैं। उसके बाद है पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल डिवाइसेस, सीपीयू के साथ बाहर से जितनी भी डिवाइसेस हम अटैच करते हैं कोड के द्वारा, वो सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, कैमरा इत्यादि। फिर उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, जो हार्डवेयर को रन करने के लायक बनाता है। यानी जब तक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो कंप्यूटर एक खाली टीन के डब्बे के समान है। कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है जब तक कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं हो। इसका एग्जांपल आप देखिए, एक टीवी आपके सामने रखा हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई भी टीवी प्रोग्राम नहीं आते। तो कंप्यूटर भी इसी तरह से है, जैसे जब अगर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये बिना प्रोग्राम के टीवी जैसा ही है। ठीक है, तो अब देखिए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपके बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में बांटो तो 2 टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर 3 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटीज। लैंग्वेज प्रोसेसर भी आपका असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिएटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर रेडीमेड और टेलर मेड होते हैं। चलो इनको बारी बारी से हम इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। सबसे पहले देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटीज। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ये कंप्लीट हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम से हमें कोई भी काम करवाना है उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए वो कार्य करवाता है। तो इसमें चित्र देखिए, जितनी भी डिवाइसेस दिखा रखी हैं इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, एप्लीकेशंस। नीचे दूसरा चित्र इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एप्पल है, लाइनेक्स है, विंडोज है, एंड्रॉइड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। देखो कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो मशीन लैंग्वेज के आधार पर करता है। ये हमारी भाषा बिल्कुल भी समझता नहीं है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिएटर। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें सपोज C++ हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ का ट्रांसलेटर इसको मशीन लैंग्वेज में
कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेट करने से पहले प्रोग्राम के अंदर जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी एरर्स हैं, उसको ये रिमूव करता है। ये आपने डायग्राम में देखी। तो इसमें देखिए असेंबलर सबसे पहले है। असेंबलर वो है जो असेंबली लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, ठीक है। असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब उसके बाद हमारा है इंटरप्रिएटर। इंटरप्रिएटर है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, और इसका ट्रांसलेशन का तरीका है कि पहले ये एक लाइन पढ़ेगा, उसकी गलतियां निकालेगा, फिर उसके बाद उसी को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करेगा। ये देखिए चित्र के अंदर 1 बाय 1 इंटरप्रिएटर, एक बीच में जो मध्यम में जो दे रखा है वो इंटरप्रिएटर है। वो एक बंदे से सुन के दूसरे बंदे को बता रहा है, दूसरा बंदा जो बोल रहा है उसका जवाब वापस उसको दे रहा है, ठीक है। ये इंटरप्रिएटर है। ये ऐसा व्यक्ति है जो दोनों भाषाएं जानता है, ठीक है। चलिए कंपाइलर। तो कंपाइलर है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसका तरीका क्या है, ये पहले कंप्लीट प्रोग्राम को रीड करेगा, उसके अंदर जितनी भी एरर्स होगी उसको रिमूव करेगा, फिर एक साथ उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारा कंपाइलर है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, आगे अगला हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो जब आपने देखा होगा कि किसी भी कोई भी, जैसे मान लो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, उसके अंदर एक टूल बॉक्स होता है। तो उस टूल बॉक्स का प्रयोग आमतौर पे नहीं किया जाता है, लेकिन जब गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, सपोज आपका टायर पंचर हो गया तो आपने टायर खोलना है, मोटरसाइकिल का प्लग है उसके अंदर कचरा आ गया तो प्लग खोलना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जिन औजारों का प्रयोग करते हैं, जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं, वही आपकी यूटिलिटीज हैं, ठीक है। टूल बॉक्स को दूसरी लैंग्वेज में हम यूटिलिटी बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जब प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के टूल्स यूज करते हैं। उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल हम यूज करते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे डेटा को डिलीट करना है, डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना है, अकाउंट की सिक्योरिटी है, एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, सिस्टम क्लीनअप है, इनक्रप्शन डिक्रप्शन है, फॉर्मेटिंग है, ये सारे के सारे सिस्टम टूल्स हैं जो विशेष परिस्थितियों के अंदर कंप्यूटर सिस्टम में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर से जो भी काम करवाना होता है उसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन स्पेसिफिक वर्क के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये फील्ड के हिसाब से, जिस फील्ड में कंप्यूटर को काम में लेना है उसी फील्ड का हमें उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, टेलर मेड और रेडीमेड। तो टेलर मेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष या कंपनी विशेष की जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। ये काफी महंगे होते हैं और ये केवल वहीं चल सकते हैं, कहीं और नहीं चलते। जैसे आपका पेरोल है, इन्वेंट्री सिस्टम है, वगैरह वगैरह, ठीक। फिर उसके बाद रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ये जनरल यूजर की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। ये मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, इसको आप लेके आइए और इंस्टॉल कीजिए। जैसे मान लो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर आप इजीली देख रहे हो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो भी रेडीमेड अवेलेबल है। आप जब भी चाहिए मार्केट से लाके इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला टर्म है हमारा फर्मवेयर। तो फर्मवेयर एक प्री रिटन प्रोग्राम कोड होते हैं जो रोम चिप के ऊपर परमानेंटली
राइट कर दिए जाते हैं। ये ना तो आपका हार्डवेयर की श्रेणी में आता है, ना आपका सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। इसको हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। तो फर्म का जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों का रोमबॉयस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर का जो भी सेटअप प्रोग्राम है वो इसके अंदर परमानेंटली लिख दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए लाइववेयर। लाइववेयर के अंदर आप लोगों का जितना भी कंप्यूटर यूजर्स हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो सिस्टम एनालिस्ट हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, या बाहर से कोई इंफॉर्मेशन लेने वाला यूजर हो, किसी भी तरह का कोई भी यूजर जो किसी न किसी बहाने से कंप्यूटर से बेनिफिट उठाता है, उसको हम लाइववेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। ये आप लोगों का कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखिए, तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी का राज है स्पीड। जो 10 व्यक्ति मिलकर एक टाइम काम करते हैं, उतना एक बंदा एक कंप्यूटर की सहायता से काम कर सकता है। ये बड़ी तेज फास्ट गति से काम करता है, इसीलिए ये डिवाइस आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। आप बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज देखते हो, उसमें जितनी बुक स्टोर है वो एक सिंपल हार्ड डिस्क में स्टोर की जा सकती है। ये एक एग्जांपल है इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी का। फिर एक्यूरेसी, इसमें एक टर्म चलता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कंप्यूटर के अंदर अगर आप रॉन्ग इनपुट दोगे तो आपको रिजल्ट भी रॉन्ग मिलेंगे, अगर सही इनपुट दोगे तो आउटपुट भी आपको सही मिलेगा। यानी कंप्यूटर अपनी तरफ से 100% रिजल्ट देता है, मतलब इसमें कोई कमी कोताही नहीं होती। जो भी कमी होती है वो यूजर की साइड से होती है। फिर अगला है रिलायबिलिटी। देखो, वर्तमान में सबसे क्रिटिकल जो चीज मानी जाती है वो फाइनेंशियल सिस्टम माना जाता है। ठीक है, पैसे का लेन देन। तो वर्तमान में आप देखिए, जितने भी बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर से करते हैं। भाई अगर ये भरोसेमंद नहीं होता, ये रिलायबल नहीं होता, तो कोई भी बैंक अपना इतना बड़ा कारोबार कंप्यूटर से नहीं करता। अगला है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर तो एक है आपका, और उसको किसी भी क्षेत्र में यूज किया जा सकता है, केवल सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यही कंप्यूटर है, ये बैंक में काम करता है, यही कंप्यूटर LIC में काम करता है, यही कंप्यूटर हॉस्पिटल में काम करता है, यही कंप्यूटर स्कूल और कॉलेजेस में काम कर रहा है, यही स्कूल मॉल्स में बिलिंग का काम कर रहा है, यही कंप्यूटर है वो रेलवे में रिजर्वेशन का काम कर रहा है। तो यूज इसके डिफरेंट डिफरेंट है, एप्लीकेशन इसकी डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये हर क्षेत्र में यूज हो जाता है। अगला है डिलीजेंस। देखो, ह्यूमन की एक नेचर है कि वो एक प्रकार का काम अगर करता है तो फिर वो बोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर एक प्रकार का काम करते कभी बोर नहीं होता। ये मशीन है, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, जितना मर्जी रिपीटेटिव टास्क इससे करवाना हो आप करवा सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी वीकनेसेस हैं। तो देखो, आमतौर पे इसकी 2 वीकनेस होती है। एक तो इसमें डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली इसको बताना पड़ता है कि करना क्या है। फिर अगला है इसका जो IQ है वो बिल्कुल 0 है, यानी एक चींटी का भी IQ इससे ज्यादा है। इसको खुद को खत्म करने की कमांड भी दी जाए तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये 2 इसकी वीकनेस है। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इस चैप्टर का और भी पार्ट थोड़ा सा बाकी है जो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए आप हमारे अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।